हेलो प्यारे बच्चों, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए हिंदी के लिए और आज हम सॉल्यूशंस करेंगे। क्या करेंगे आज हम? हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पहला चैप्टर और पाठ 10 नेताजी का चश्मा। और जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा उसकी स्टोरी हमने सुनी ना। कितने कैरेक्टर्स थे? कौन कौन थे? एक थे हालदार साहब, एक थे कैप्टन अर्थात चश्मे वाले, और एक थे पान वाले, और एक ड्राइवर भी थे। ठीक है, हमने सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, किस तरह से क्या मूर्ति बनी थी, फिर चश्मे लगे थे, फिर तरह तरह के चश्मे चेंजेस वहां पर हमने देखा, सुना, समझा, है ना। उसके साथ साथ हमने क्या देखा बेटा? रीडिंग स्किल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यदि आपको याद हो, नहीं है तो मैं फिर से दिखा देती हूं, सुना देती हूं आपको। भाषा के 4 उद्देश्य जो आप कभी नहीं भूलेंगे, भूलना भी नहीं है। LSRW, ठीक है। LSRW लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। मतलब हमें अपनी चारों कौशलों को, श्रवण कौशल, सुनने की जो कुशलता है, ठीक है, बोलने की कुशलता है, पढ़ने की कुशलता है और लिखने की कुशलता है, इस पर यदि हम ध्यान देंगे तो समझ लीजिए हम भाषा में निपुण हो गए। और सबसे मुख्य है लिसनिंग स्किल अर्थात श्रवण कौशल, सुनने की कुशलता। यदि हम बहुत अच्छे श्रोता हो गए तो हम वक्ता भी अच्छे हो जाएंगे, हम पाठक भी अच्छे हो जाएंगे और हम लेखक भी अच्छे हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी लिसनिंग स्किल को इतना विकसित कीजिए कि आप बाकी की जो स्किल्स हैं वो अपने आप आपके पास दौड़ी दौड़ी आएंगी। क्लियर है? आज हम नेताजी का चश्मा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे देखिए, पेज पलटिए, जो भी प्रश्न वहां पर दिए हैं आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उत्तरों को जानेंगे। उत्तरों को जानने से पहले हम प्रश्नों के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, प्रश्नों को जब तक नहीं समझते हैं उत्तर हमें रटना तो है नहीं, समझना है भाई, ताकि हम अपने आप कंस्ट्रक्ट कर सकें, परीक्षा में आप अपने आप लिख सकें। और ऐसा आप कर पाएंगे यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बिना स्किप के। स्किप नहीं करना है, अच्छे से सुनना है। ओके, चले पहले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जबकि वो सेनानी नहीं थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस के साथ ही थे, फिर भी उनको कैप्टन क्यों कहा जाता था? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। जैसा हमने पाठ में पढ़ा ना कि किस तरह से नेताजी की मूर्ति पर उन्होंने पहले जो चश्मा लगाया था, इस उद्देश्य से उन्होंने बिल्कुल नहीं लगाया था कि मेरे चश्मे मूर्ति पर दिखेंगे और पब्लिक उनको खरीदेगी। बस उन्होंने भावना से ओतप्रोत होकर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था। तो उनके मन में जो भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, ये हर कहीं दिखी होगी, हर किसी को दिखी होगी, इसलिए लोग उनको कैप्टन कहते थे। और हो सकता है कि वे सैनिक रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा था ना, रुको 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 रुको, ऐसा कुछ कहा था ना। ऐसा क्यों किया था? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसमें प्रश्न आएंगे ठीक है, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चश्मे लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है, अर्थात उनकी तो मृत्यु हो गई है, और वहां अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है, इसलिए वे मायूस हो गए थे और उनको बड़ा अजीब सा लगा था। अगला है उसी का, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जताता है? सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब क्या समझे थे? आपके बारे में, बच्चों के बारे में। क्या? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है। भावी पीढ़ी अर्थात बच्चे इस धरोहर को संभाले हुए हैं। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है अर्थात देश का भविष्य सुरक्षित है।
सरकंडे का चश्मा देखकर बड़े प्रफुल्लित हुए और उन्हें जाकर नेताजी की मूर्ति के सामने सैल्यूट किया और सावधानी की स्थिति में खड़े भी हो गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? सरकंडे का चश्मा देखकर क्या वो भावुक क्यों हो गए? क्या हुआ होगा, देखते हैं। उन्होंने जब प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन में की निराशा भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह से भरी हुई है। उनके लिए वो इतनी सी बात नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वे बड़े प्रसन्न हुए। वो सुनाए अपने देशभक्ति गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। बिल्कुल, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। नेता का अर्थात राजनेता की बात नहीं की जा रही है, लीडर, एक कुशल नेतृत्वकर्ता जिसके कंधों पर परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भार रहता है और उस भार को वो बोझ समझ के उसको हटाता नहीं है, बल्कि पूरी उत्तरदायित्व की भावना के साथ, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, और ये दोनों भावनाएं जब हमारे अंदर होंगी तभी जाकर हम अपने कार्य को जवाबदारी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ जिम्मेदारी करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मेरा काम था मैंने कर दिया, उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम की चिंता, उस परिणाम का सही परिणाम आना भी हमारा ही फर्ज है। ठीक है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना जब हमारे मन में होगी तो ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें परास्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, बस खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन पर अधिक हमें फोकस रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्यों ऐसा कहा बताइए? लेखक ने यह प्रश्न क्यों लिखा बताइए? पहले तो प्रश्न समझ में आया? फिर से पढ़ूं? प्रश्न है, कौन सोच रहे थे पहले तो आप ये बताइए? हालदार साहब। ओके, क्या सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का, कौम अर्थात देश, धर्म, जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कब सोच रहे थे वो? कब ऐसा विचार उनके मन में आया था? जब पान वाले द्वारा कैप्टन अर्थात चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जा रहा था। जब हालदार साहब ने पूछा था कि अच्छा कैप्टन कोई आजाद हिंद फौज के थे या नेताजी के साथी थे या सैनिक थे, तो पान वाले ने कितने जवाब दिया था, कैसा जवाब दिया था? वो लंगड़ा फौज में जाएगा, पागल है पागल, इस तरह से जवाब दिया था। बेटा एक और बात, ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कुछ रहते हैं जो अपने बारे में सोचने के साथ साथ सबका भी सोचते हैं, सबके हित अहित की चिंता भी करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं, जो दूसरों की कुछ कमी नजर आएंगी तो हंसते हैं और सिर्फ वो सोचते हैं कि हम में कोई गलती नहीं है, हम कभी कोई भूल कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे भी होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल आश्रित रहते हैं, दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं कि हमें क्या करना है, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। अरे बच्चों, लेकिन आपने वो सुना होगा ना कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना यारों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। फिर अर्थात जब तक हम कर्म नहीं करेंगे परिणाम की उम्मीद या फल की उम्मीद लगाना मूर्खता ही होगी।
तो मनुष्य जीवन है तो कर्म तो हमें करना है, और कर्म को भी अच्छे से करना है, सकारात्मकता के साथ करना है, तब उसका परिणाम निकलेगा, फल की चिंता किए बिना। अब देखिए क्यों ऐसा कहा उन्होंने कि लोग उन पर हंसते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं तो हंसी आती है लोगों को, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस मजाक उड़ाने के लिए या कुछ हमारी लोग नहीं लेग पुलिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो उसमें हमें व्यथित नहीं होना है, अपने रास्ते से हटना नहीं है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और हमें अच्छा करना है, तो हम चलते जाएंगे। 9th क्लास का फिर एक दोहा याद आया मुझे, कबीर दास जी का था, कबीर की साखियां। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, कबीरा भूकन दे झक मारी। अर्थात हम यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें पता है, हमारे पास सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, और आई नो कि मैं अच्छे रास्ते पर जा रही हूं या जा रहा हूं, कोई क्या कहता है, जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीवन। हमें परवाह सिर्फ उनकी करना है जो हमारे अपने हैं, ठीक है। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें उनकी परवाह नहीं करना है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि वो कबीरदास जी का ही है या रहीमदास जी का है, ठीक है, तो मुझे माफ कीजिएगा यदि मैं थोड़ा कवि का नाम यहाँ हो जाए तो, ठीक है। 9th क्लास की बात कर रही हूँ अभी की नहीं, कबीरदास जी हैं वैसे तो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। जब गली से हाथी गुजरता है ना तो कुत्ते भौंकते ही हैं, क्यों? उन्हें डर लगता है भाई, उनके सिर पर खतरा मंडराता है कि ये इतना विशालकाय शरीर गली में रहेगा तो हम बेचारे कहां जाएंगे, तो वो भौंकने लगते हैं, उनको लगता है भौंकेंगे और डर कर भाग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अच्छी रास्ते पर जाता है, सफलता के शिखर पर जाता है, तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको पीछे धक्का देने का कोशिश करते हैं, लेकिन उस धक्के से या उनकी जरा सी नेगेटिव बातों से यदि हम भ्रमित हो गए तो हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जस्ट इग्नोर इट, उनकी परवाह नहीं करनी है हमें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डारी, हमें अपने कार्य को आसानी से सहजता से करते जाना है, क्योंकि जीवन तभी आगे बढ़ता है जब हम कुछ करते हैं, ठीक है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, इसलिए प्रसिद्ध कवि कह गए हैं कि ये संसार भी एक स्वान की भांति है, जो अच्छा करते हैं ना उन पर भूखता है। तो जब कभी कोई चिढ़ या जलन और कटाक्ष हो जाए ना, तो तब समझिए आप कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ जब हम अच्छा करते हैं तो अहमवादी नहीं होना है बेटा, घमंड नहीं आना कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं, बस सहज रूप से सरलता से अपने कार्य को करते जाइए, ठीक है। हवलदार साहब बार बार सोचते कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाता है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है, यहाँ सच्चाई को भी क्या बड़े ईमानदार बनते हैं, क्या मिलता है ईमानदारी में। लेकिन बेटा साच को आंच नहीं, देर दुरुस्त, यदि हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमें अपने कार्य को निरंतरता के साथ करते जाना है, अच्छे से चलते जाना है, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, साथ ही साथ आत्मविश्वास है ना हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैसा था पान वाला, याद आया? काला मोटा, जब वो हंसता था तो उसकी तोन थिरकती थी, है ना, और क्या होता था, उसके लाल काल बत्ती सी खिल उठती थी। लेखक ने ऐसा लिखा है कि जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी। बहुत अच्छे से उसका व्यंग किया। परंतु एक और बात लिखी है लेखक ने कि वो भावुक भी था। जब हवलदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखें नम हो गई थी। पढ़ते हैं
पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही थे। ज्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था और भावुक भी था। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्या हमें किसी के शरीर का या ईश्वर की रचना का मजाक उड़ाना चाहिए? क्या हमें किसी के प्रति अपशब्द बोलने का अधिकार है? क्या ये हमारी इंसानियत है? क्या ये हमारी मनुष्यता है? किसी को भी हम कुछ भी कहेंगे? नहीं कहना है बेटा, नहीं कहना है। देखिए, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे जिनके मन में किसी भी कार्य को करने का जुनून होता है, सनक होती है, तो लोग उनको भी तो पागल कहते हैं। साइंटिस्ट जब आविष्कार करते हैं ना, तो वो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ अपने आप का ख्याल रखना तक भूल जाते हैं, तो लोग उनको भी पागल कहते हैं कि क्या पागल हो गया है। लेकिन जब आविष्कार हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वही लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। तो बेटा, दुनिया की बातों पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरकता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं, है ना। ठीक है, हमें सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है। कौन हमारे प्रति कैसी भावना रखना है, जस्ट डोंट केयर, बट हमें अपने प्रति अपने मन में अच्छी भावना रखना है। जलन, द्वेष, बदले की भावना, ईर्ष्या, नफरत, इनको कदापि अपने मन और मस्तिष्क में मत स्थान देना। बेटा, मैं कोशिश करती हूँ, ये भावनाएं नहीं रखती हूँ अपने मन में, कोशिश करती रहती हूँ और फिर वो नहीं आने देती। मैं कभी मान लीजिए कुछ बात के लिए विचलित होती हूँ, तुरंत अपने आप को लाती हूँ, कहाँ जा रही हो लाली, कंट्रोल, और बिल्कुल ऑल इज वेल, सब कुछ सही हो जाता है। तो अपने अंदर अच्छे से अच्छी अच्छी भावनाओं को बसाएंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं ना बेटा, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमें सब कुछ वैसा ही मिलता जाता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी की मूर्ति को निहारते थे। हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा भी थी। ठीक है, देख लिया ना, क्यों रुकते थे वे, क्यों निहारते थे? क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। इसी का प्रश्न है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब ये पान वाले की कौन सी भावना को प्रकट करता है? देखिए, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का भी पता चलता है, अर्थात वो भावुक था। मेनली उसकी भावुकता की भावना का पता चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, कौन सी भावना थी? कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है,
ऐसा, हाँ हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि उसके चश्मे बिकते भी तो थे, लेकिन जब पहला उसने चश्मा लगाया था तो ये सोचकर कदापि नहीं लगाया था कि मेरे चश्मे बिके इसलिए मैं चश्मा लगा रहा हूं। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अपना 7वां, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जैसे ही हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि ये चश्मा कौन लगाता है, तो पान वाले ने क्या कहा था, कैप्टन लगाता है। अब कैप्टन शब्द सुनते ही हालदार साहब को क्या लगा, कैसी इमेज आई थी कि कोई अच्छा होगा, कोई सैनिक रहा होगा, अच्छा सा जवान व्यक्ति होगा, युवा होगा, या देशभक्त होगा, या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, या नेताजी का साथी रहा होगा, कुछ कई तरह की इमेज आई उनके मन में। ठीक है, हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार समझते हैं, छवि अंकित हो रही थी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। आई बात समझ में बेटा? कैप्टन शब्द सुनते ही उन्हें लगा कि एक हिष्ट पुष्ट सा व्यक्ति होगा, हो सकता है कोई सैनिक हो, आ गया हो, लगा कर चला गया हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य क्या है, क्यों लगाई जाती हैं चौराहों पर मूर्तियां? क्या बताने के लिए बेटा? आपसे पूछ रही हूं। हाँ बताइए, आपने देखी होंगी ना, किसी न किसी चौराहे पर किसी न किसी की मूर्ति तो लगी रहती है हर किसी चौराहे पर। तो वो मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं, देखिए, सुनिए। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए थे। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो सके। जिस भी नेता की या जिस भी राजनेता की या जिस भी देशभक्त की मूर्ति चौराहे पर लगाई जाती है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि जो हम वर्तमान में जो हैं उनकी मूर्ति, सबसे पहले तो हम उनको देखें, जानें कि आखिर ये थे कौन। ठीक है, और फिर जब बार बार उनकी जन्म तिथि या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे संस्कार क्या कहते हैं, है ना, और किस तरह से हमें उनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो कई तरह की बातें यहाँ पर पता चलती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, है ना, भावी पीढ़ी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि अच्छा सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने ये किया था, ये क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इस तरह से जो चौराहे पर मूर्ति लगती हैं उनका यही उद्देश्य रहता है। इसी का अगले प्रश्न चलते हैं, 8वें प्रश्न की अगले प्रश्न की ओर। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों, बताइए। आपसे पूछ रही हूं बच्चों कि यदि आपको यह कार्य दिया जाए कि आपको एक किसी भी आइडियल पर्सन की मूर्ति स्थापित करनी है तो आप किसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्यों उसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। देखिए यहां पर उत्तर है, आप अपने हिसाब से अपने आधार पर भी उत्तर लिख सकते हैं। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य समझते हैं, मानवता को कुचलने वाला, सांप्रदायिकता, धार्मिक भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, इसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। साथ ही साथ आप जिसकी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, है ना, जिसकी भी, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, जिसकी भी मूर्ति आप स्थापित करवाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क से पूछकर अच्छे से उसका उत्तर लिख सकते हैं, बशर्ते कि वाक्य निर्माण सही से हो और जो प्रश्न में पूछा है वो उत्तर उसको क्लियर कर दे। इनकी मूर्ति हम स्थापित करवाना चाहेंगे, लेकिन क्यों, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। इसी का अगला प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए,
अभी इससे पहले, बिल्कुल अभी मैंने आपको शब्द उत्तरदायित्व बताया था ना कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं आऊं वीडियो बनाऊं, हो गया। लेकिन मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं आप तक पहुंचे, आप सुने, आप समझें, और जब भी आपकी परीक्षाएं हो या जीवन रूपी परीक्षा हो तो आप अपने अंदर इन मूल्यों को बैठाएं, इनका पालन करें, तब मेरा उत्तरदायित्व होगा। अन्यथा ड्यूटीज तो सभी करते हैं ना, लेकिन जिम्मेदारी निभाना और उसको उत्तरदायित्व के साथ निभाना बहुत बड़ी चीज है। तो हमें जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व की भावना के साथ निभाना है कि जो भी होगा जवाबदार मैं रहूंगी, हम रहेंगे। ठीक है, तो हम जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हमने आज टेस्ट दिया, स्कूल में आपका टेस्ट हुआ या ऑनलाइन आपका टेस्ट हुआ, तो अब मेरी जिम्मेदारी आपको प्रश्न देना। ठीक है, आपने प्रश्न लिख लिए। अब मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि जो प्रश्न दिए हैं क्या उन प्रश्नों को मैंने कभी समझाया? हाँ, समझाया। यदि आपको वो प्रश्न उत्तर फिर भी नहीं आए, फिर मैं क्या करूंगी? आपको डांट लगाऊंगी? नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फिर से वो समझाऊं, क्योंकि हर एक का, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में पढ़ा था कि हर एक की बुद्धि जो क्षमता होती है वो अलग अलग रहती है। कोई बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि जिसको कम टाइम लगता है उसको हम पढ़ाकर एक साइड हो जाएं। हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हर एक बच्चे को सही से समझ में आए और जो समझाया जा रहा है, जो कार्य दिया जा रहा है, वो उसको तब के लिए वो अपने मस्तिष्क में स्टोर रख सके, सुरक्षित रख सके जब क्यों पढ़ रहा है, परीक्षाओं के लिए पढ़ रहा है, जीवन के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही है कि जो मूर्ति आप लगवाना चाहेंगे तो आपके एवं दूसरे लोगों के उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। क्या मूर्ति लगाकर हम बस भूल जाएंगे, भाई हमने तो स्टैच्यू तो लगवा दी, अब हमारी क्या जिम्मेदारी, हमने इतने सारे पैसे तो खर्च कर दिए, अब हमारी क्या जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नो। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी संपूर्ण रक्षा, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है, उत्तरदायित्व भी हमारा है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने कर दिया अब तुम जानो भाई, आप जानो, नहीं। यदि ऐसा सब करने लगे तो सारे काम ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो हमें जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तरदायित्व भी निभाना है। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। गरिमा समझते हैं, डिग्निटी, मान सम्मान, मर्यादा। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे क्षति भी ना पहुंचाएं और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलते रहने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करें। जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर कुछ आयोजन भी करवाएं ताकि ना केवल मूर्ति से रूबरू हो लोग, बच्चे, बल्कि उनका जन्म, उनके कार्यों से भी परिचित हो जाए। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हम करते हैं उसको पूरी श्रद्धा, पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ हमें करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। ओके, आशा करती हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आया ना बेटा कि हमें क्या करना है, कि हमें ये देखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन बड़ा है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, बल्कि हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो अब सुनिए, मैं एक और बात बताती हूं। देश प्रेम या देशभक्ति की भावना केवल तभी जागृत नहीं की जा सकती या केवल तभी प्रकट नहीं की जा सकती कि हम जाएं और सीमा पर तैनात होना पड़ेगा, हमें बड़ी सी बंदूक धारण करनी पड़ेगी या शत्रु देशों से रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, हम अपनी जगह अपने अपने कार्यों को यदि सुचारू रूप से करेंगे तो वो भी देश की सेवा ही होगी। अब आप पूछिए क्यों, पूछेंगे ना, कैसे मैडम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ हमारा काम हुआ, फिर देश की सेवा कैसे हुई? तो बेटा सुनो, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं टीचर हूं।
मेरा कार्य है आपको पढ़ाना और समझाना। आपका कार्य है अच्छे से पढ़ना, अध्ययन करना, विद्यार्जन करना। यदि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे तो देश का नागरिक कौन है? भावी नागरिक कौन है? आप ना, जिनके कंधों पर हर एक जिम्मेदारी होगी। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक काम नहीं करता ना, हमको सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को तरह तरह के कार्य करने होते हैं, तब कहीं जाकर सारा काम अच्छे से हो पाता है और एक देश संपन्न और विकसित राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, तो सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि सीमा पर तैनात फौजी अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा देते हैं, तत्पर रहते हैं। ठीक है, उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है। परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जैसा अभी बताया मैंने, आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। और आप ये जानते हैं ना कि एक देश को विकसित राष्ट्र किस आधार पर कहा जा सकता है? सबसे पहले उसकी शैक्षिक योग्यता, आर्थिक संपन्नता, ये सारी चीजें क्राइटेरिया होती है ना, आप जानते हैं ना बेटा। तो हम अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से यदि करते हैं तब भी हम देश की रक्षा, सुरक्षा और उसके विकास में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह काम है सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाना, उसी का है बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना। अब ये नहीं कि हम अकेले से क्या हो जाएगा, हम यदि प्रदूषण नहीं करेंगे तो सब लोग तो कर रहे हैं। यदि ऐसा ही सब लोग सोचने लगेंगे तो कौन रोकेगा? हम हर एक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ ना करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ये सारी बातें हमें देश प्रेम की ओर ले जाती हैं। और इससे ये बिल्कुल अभिप्राय है, ये इससे साबित हो जाता है कि यदि हम इन कार्यों में शामिल हैं तो हम भी अपने देश को विकास की ओर ले जाने में सहयोग दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। स्थानीय बोली समझते हैं, क्षेत्रीय भाषा, जो जहां रहता है, बोलियां, बोली, भाषा और बोली अलग है। ठीक है, तो अपने अपने आधार पर आपने वो सुना है, कोस कोस पर बदले वाणी, 4 कोस पर पानी। ये है कोस कोस, मतलब 4, 5, 6 किलोमीटर के आधार पर यदि गांव या शहर या कोई भी क्षेत्र बसे हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत कम होती है, गांव टू गांव यदि हम देखें तो बहुत कम दूरी होती है। तो हर एक की क्षेत्रीय भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि स्थानीय बोली होती है। हर एक को अपने अपने तरीके से बोलने की स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने देखा था ना कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनका हम अच्छे से उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज का भी निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ लिखा है, पाठ में लिखा था, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे मानक हिंदी में, जो सर्वसम्मति के अनुसार मान ली है। ओके, कोई गिराक आ गया समझो, उनको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब ये मानक हिंदी तो नहीं है, ये तो स्थानीय भाषा है, तो बोली है। तो इसको हम मानक हिंदी में किस तरह से लिखेंगे बच्चों? मानक हिंदी में रूपांतरित कैसे करेंगे? कोई गिराक, गिराक को क्या लिखेंगे? ग्राहक। ठीक है, देखिए यहां लिखा है गिराक, उसको लिखेंगे ग्राहक। आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट, चौखट मतलब फ्रेम चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से, कहां से? ठीक है, तो उनकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया।
बिठा दिया मतलब उधर मतलब उधर, और दूसरा बिठा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये शब्दों को चुन सकते हैं और अपनी मानक भाषा में लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, ध्यान से सुनना। अब आप ये भी सोचेंगे कि कभी कभी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द जाते हैं, कभी उर्दू के, कभी अरबी के, कभी फारसी के, बहुत सारे ऐसे शब्द जाते हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं क्या मैडम? क्या हम हिंदी लिखते लिखते कोई अंग्रेजी के शब्दों को भी लिख सकते हैं? यदि हमें हिंदी शब्द नहीं आ रहा है उस समय, तो क्या हम अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में लिख दें? तो देखिए मैं बताती हूँ, सुनिए भाई, खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यस, सुनना है ध्यान से। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा अधिक समझने योग्य हो जाती है, सरल हो जाती है। कैसे बेटा? लेकिन हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जो शब्द हम दूसरी भाषा के लेकर आएंगे वो अधिक नहीं होने चाहिए। यदि अधिकता आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और लोग हम पर व्यंग भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्या करते हैं, जब नहीं आती तो क्यों बोलते हैं। बहुत सारी बातों को सोच समझ करिए। कभी कभी कहीं कहीं, जैसे मान लीजिए भाई क्या खूब आइडिया है, अच्छा लग रहा है ये सेंटेंस, यदि कहते कि बहुत अच्छा तरीका है, तो उसमें उतना दम नहीं आता बात में, है ना? ठीक है। तो एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावे व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, भाषा में प्रवाहमयता, फ्लुएंसी आती है। समझ में आया? लेकिन शब्दों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। शब्द पढ़े हैं आपने? पढ़े ही होंगे बिल्कुल, है ना? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी को आगत शब्द भी कहते हैं। तो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द एज इट इज यथावत जब हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं बेटा? तत्सम अर्थात जैसे कि तैसे उठाकर संस्कृत से हिंदी में रख दिए। तद्भव अर्थात संस्कृत के शब्दों को थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया। तद्भव अर्थात उनको थोड़ा सा मोड़ तोड़ कर दिया। तत्सम मतलब वैसे ही नहीं, उनके समान नहीं, वही नहीं। तद्भव मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किया। और देशज मतलब बिल्कुल जो आंचलिक भाषा के हैं, जो और किसी देश से हमारे देश में नहीं आए थे, जैसे लोटा, थाली, है ना, ऐसे शब्द हैं जो हमारे ही देश के थे। विदेशी या आगत जैसे ट्रेन, मोबाइल, हम सब यही कहते हैं ना कि ट्रेन क्या पता कितने बजे की ट्रेन होगी, या फिर मोबाइल कहाँ रखा है, दूरभाष। या फिर हम ट्रेन को ये तो नहीं कहते लोहपथगामिनी का क्या समय है, लोहपथगामिनी इतने, स्टेशन भी हिंदी इंग्लिश का ही है। तो ऐसे विदेशी या आगत शब्दों के आ जाने से हमारी भाषा समझने योग्य भी हुई है। इसलिए यदि दूसरी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा में आ जाना अनर्थ नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि हम उनको अधिकता में उपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि पता चले कि सारा का सारा हम अंग्रेजी के शब्दों को ही हिंदी में लिखे जा रहे हैं, तो वो फिर मान्य नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य से निपात छांटिए और उनसे नए शब्द बनाइए। ठीक है, निपात आपको छांटना है। निपात पता है, 9th में हमने पढ़े थे निपात। निपात 9th में पढ़े थे। ऐसे शब्द जिनमें वजन हो, अर्थात जिनको बोलने पर थोड़ा सा दम लगे। जैसे कि मैं कहूं कि बेटा आज आपको भी सारे प्रश्नों के उत्तर देना है, या मैं कहूं, हाँ मान लीजिए मैं किसी का नाम ले लूं, रोहित, बेटा आज आपको ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है, क्या निकल रहा है अर्थ? कि सिर्फ और सिर्फ राहुल या रोहित ही इसका उत्तर देंगे। तो ही क्या है? निपात। या मैं कहूं, मैं जब से अब तक आपका वेट कर रही थी और आप यहां वहां बिजी थे। कहां थे जब से अब तक। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनमें बोलने पर थोड़ा हम रुकें भी और उनमें एक मुख्य अर्थ समझ में आए कि अच्छा सिर्फ उन्हीं का है या ऐसा है। ठीक है, ही, भी, तक, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे देखो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी।
कुछ ना कुछ। अब यदि सिर्फ यहां लिखा होता कि नगर पालिका थी, कुछ करती रहती थी, करती भी रहती थी, कुछ करती भी रहती थी, तो उतना अधिक उस शब्द पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन लिखा है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, तो यहां पर भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ भी है। ओके, आया समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। को ही लिखा है यहां, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। ही मतलब उसके अलावा किसी को नहीं मिलते हैं। तो ही भी तक कुछ ऐसे शब्द जिनमें जोर लगे, वाक्य बोलने पर जिनमें जोर लगे या जिनको प्रमुख बना दिया जाता है, उन शब्दों की सहायता से उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, देखो आगे है यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा यदि लिखा होता यहां, यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था, उतना वो नहीं आता, लेकिन चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। ठीक है, इस तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं इनकी सहायता से। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझ पाए, तो भी है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। वाच्य पता है ना? अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि कही गई बात, किया गया काम क्या है, कर्ता के द्वारा है, कर्म के द्वारा है या फिर भाव के द्वारा है, उन्हें वाच्य कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और ये 3 प्रकार के रहते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ध्यान से सुनो ना बेटा, अच्छे से बैठो आप। यस हाँ ठीक है, सबसे पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, जैसा हमने पढ़े थे ना रचना के आधार पर वाक्य, लास्ट क्लास में आपने पढ़े होंगे या आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्म में कर्म प्रधान होता है और भाव में इमोशंस या भाव। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था या कर देता है। तो यहां तो है ये कर्तृवाच्य, क्योंकि यहां पर वह प्रमुख है अर्थात कर्म प्रमुख है, कर्ता प्रमुख है। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्म प्रधान करना पड़ेगा, तो अर्थात कार्य की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता था। उसके द्वारा कार्य पर ध्यान दिया है ना, कर्म को प्रधान माना है, तो कर्ता में कोई द्वारा कोई से नहीं लगता है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में द्वारा लगता है और जो रहता है अपना भाव उसमें से का अधिकतर प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी और मैं आराम से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो अभी तो इतना आप समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इतना आया बच्चों? बताइए। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले से नया पान खाया जा रहा था, या फिर लिख सकते हैं पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तो द्वारा यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, फिट नहीं हो रहा है, पहले हमें फिट करके देखना होता है कि 99% तो द्वारा ही लगता है कर्मवाच्य में, कभी कभी से का प्रयोग हो जाता है। जैसे माँ रसोई में खाना बना रही हैं, तो माँ से खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या होगा, माँ रसोई में या किचन में खाना या भोजन बना रही हैं। यदि हम इसको कर्म में बदलेंगे तो क्या लगेगा, माँ से खाना बनाया जा रहा है या माँ से रसोई में
इसके स्थान पर यदि हम लिखें मां के द्वारा खाना बनाया जाए, वो अलग एकदम फिट लग रहा है ना, रख कर देखा करो, से और द्वारा को दोनों देखो, यदि लग रहा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसको हटाकर द्वारा लगा दो। द्वारा तो बहुत अधिक लगता ही है, 99% द्वारा ही लगता है कर्मवाच्य में। क्लियर? क्लियर हुआ? पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। और जो टेंस रहते हैं वो टेंस वही रहते हैं, ठीक है, मतलब काल नहीं बदलते हैं। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, ठीक है, द्वारा लगाना है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, कर्मवाच्य में पास्ट टेंस में जाता ही है, ठीक है। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अब आया ना, इजी लग रहा है? पक्का? ओके, बी एक्टिव। हाँ हेलो, आप ही से कह रही हूं, बिल्कुल अच्छे से बैठिए एक्टिव मोड में, यहां वहां नहीं ध्यान देना है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए, ठीक है। और भाववाच्य में क्या करते हैं? से का प्रयोग करते हैं। अब से जैसे मां बैठ नहीं सकती, ये कर्तृवाच्य है, इसमें देखो कर्तृवाच्य क्या होते हैं बेटा? कर्ता प्रमुख होता है, ना इनमें द्वारा का प्रयोग होता है ना ही से का। तो जहां द्वारा का भी प्रयोग ना हो, से का भी प्रयोग ना हो, वो क्या होते हैं? कर्तृवाच्य। अब बदलना किसमें है? भाव में। तो मां से बैठा नहीं जाता। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है ना बेटा? ओके। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। और मेरे से, बहुत से बच्चों आप जब बात करते हैं, सुना है मैंने, मेरे से कोई शब्द नहीं है, मेरे को कोई शब्द नहीं है, मेरे से, मेरे को, मुझसे इज करेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप बोलचाल या व्यवहार की भाषा में यदि मेरे से या मेरे को दे दो, मुझे दे दो, ठीक है। तो जब हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग बोलचाल की, व्यवहार की भाषा में करते हैं ना, जो हमारी व्यवहारिक भाषा होती है, लिखते समय हमें वही विचार आते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने व्यवहार की भाषा अर्थात व्यवहारिक भाषा को समृद्ध करते जाना चाहिए। ना केवल पाठ को पढ़कर भूल जाना चाहिए, ना केवल प्रश्न उत्तरों को ही याद करना चाहिए कि इस भाषा में हमें लिखना है, बल्कि अपने व्यवहार की भाषा को भी समृद्ध कीजिए। जब हमारे व्यवहार की भाषा अच्छी होगी तो लिखते समय हमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गॉट इट? यस, ठीक है। तो यहां पर आप, और कितना अच्छा लगता है ना जब अच्छी भाषा बोलते हैं, तो लगता है बस सुनते ही जाओ, ऐसा लगता है। कहते हैं ना, अरे उसकी बोली में तो फूल झड़ते हैं। कैसे? क्या अपने आप फूल झड़ने लगे? नहीं ना, फूल झड़ना अर्थात मीठी बोली, ऐसे वो तो है ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भाषा में तो वो जादू होता है कि नहीं, आपने फिर मुझे वही याद आ गई, एक 9th क्लास का एक चैप्टर था, एक कुत्ता और एक मैना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और उनके कुत्ते का जिक्र किया था। दो बैलों की कथा में झूरी काची और हीरा मोती का वर्णन हुआ था कि पशु भी हमारे वश में हो जाते हैं यदि स्नेह और प्रेम की भाषा बोली जाए। तो अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को बहुत मधुर कीजिए। विनम्रता लानी चाहिए, वाणी में मिठास लानी चाहिए। बस ध्यान रहे कि अपनी विनम्रता का कोई गलत या मतलब लाभ ना उठा ले, तो दब्बू नहीं बनना है। अपनी आवाज तो हमें उठाना ही है। समझ में आया बच्चों? आ गया ना? चलो अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। अब आप कहेंगे कि यहां तो
से नहीं लगा मैडम, फिर भाववाच्य कैसे हुआ? आया प्रश्न? आया? तो भाव अर्थात देखो, चलो अब सोते हैं, ठीक है, चलो अब सोते हैं, तो ये तो कर्तृवाच्य है। चलो अब सोया जाए, अब ये तो नहीं लग रहा ना आपको, कर्तृवाच्य तो एकदम सरल वाक्य रहता है, अब ये तो सरल वाक्य नहीं है। तो अर्थात चलो अब सोते हैं, तो चलो अब सोया जाए। जब हमारे अकर्मक क्रिया, और ध्यान रखना, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। और सोना, दौड़ना, रोना, जाना, गाना, मतलब ये जो जिनसे हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता या आउटकम नहीं मिलता, वे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो सोना इसमें अकर्मक क्रिया है, तो चलो अब सोया जाए। तो इस तरह से ये भाववाच्य में हो गया है, ठीक है। आया बेटा? आ गया होगा। मां रो भी नहीं सकती, मां देख नहीं सकती। ओके, देखिए यहां पर मां से रोया नहीं जाता, ओके। मां देख नहीं सकती, मां से देखा नहीं जाता। ओके, आया बच्चों? समझ में आया ना बेटा? यहां पर लिखा है मां रो भी नहीं सकती, भाववाच्य, भाववाच्य में परिवर्तित किया है हमने इसको, ठीक। भाववाच्य में मां रो भी नहीं सकती, तो मां से रोया भी नहीं जाता। मां देख नहीं सकती, मां से देखा नहीं जाता, ठीक। आया समझ में? ओके, वेरी गुड। चलते हैं। यस, आशा करती हूं आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा, प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा मैम लेकिन हमें बात से अच्छे से नहीं आए ना, समझाएंगे। व्याकरण के अलग से वीडियोस आएंगे आपके लिए, जिसमें एक एक बहुत बारीकी से आपको हर एक व्याकरण जो कि हमारे 10वीं कोर्स में शामिल हैं, उनको बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी क्या कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, वो भी एकदम मुफ्त मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो कभी भी मैग्नेट ब्रेन्स पर जब आप आए हैं, सब्सक्राइब किया ही है, लाइक किया ही है, बहुत सारे शेयर्स भी कर दिए, किए कि नहीं? करना है ना, शेयर करना है। तो यहां पर आपको हर एक पाठ के प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ व्याकरण से संबंधित अलग से वीडियोस भी बनाए जाएंगे और देख सकेंगे आप, ठीक है। तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में हो तो मन में रख के भूल ना जाना, उसको बिल्कुल आप बताएंगे, ठीक है। जब कभी भी आप वहां पर कमेंट लिखेंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे उनके आधार पर और अच्छे से फिर आपको समझाया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि बस ठीक है, यहां पर बेटा हम आपके लिए आए हैं, ठीक है, आपके लिए, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए ही हम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन लेकर आए हैं, अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री एजुकेशन लेकर आया है आपको। तो जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी भ्रम कुछ भी हो, तो आप पाठ से संबंधित, व्याकरण से संबंधित बार बार पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम हम कैसे ढूंढेंगे, हिंदी का सिर्फ हमें कंटेंट चाहिए होगा तो हम कैसे सर्च करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं आ रहा मैडम समझ में, जब ढूंढते हैं तो मिलते ही नहीं है। तो बेटा चिंता नहीं करना ना, हम बताते हैं आपको क्या करना है। क्रोम पर जाइए, ठीक है, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, या आजकल तो बिल्कुल आप बोल देंगे तब भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपने टाइप किया या बोला तो मैग्नेट ब्रेन्स के टाइप करते ही इस तरह से आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, आप क्या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या सीबीएसई हिंदी मीडियम का ही कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या एनटीएससी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या ओलंपियाड जो कि हर एक विषय की परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। जो आपको सर्च करना है बस उसको क्लिक करना है। मान लीजिए आपको
सीबीएसई हिंदी मीडियम का सर्च करना है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तुरंत इस तरह से हिंदी का पेज, हिंदी की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। तो हिंदी से रिलेटेड आपको क्या जानकारी चाहिए? क्या कोर्स ए चाहिए, कोर्स बी चाहिए, या फिर पहले आप पाठ्यक्रम या सिलेबस को जानना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप सिलेबस जानना चाहेंगे। तो सिलेबस जानने के लिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। पाठ्यक्रम क्लिक करते ही आपको हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी अर्थात सिलेबस ओवरव्यू नजर आ जाएगा, वो भी सीबीएसई प्लस ऑल स्टेट बोर्ड्स का। ठीक है, तो यहां पर यदि आप कोर्स ए ऑप्ट किया है आपने, तो बिल्कुल आपको तुरंत क्षितिज और कृतिका की बुक नजर आ जाएंगी। यदि आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं तो आपको स्पर्श और संचयन नजर आ जाएंगी। और फिर इनसे रिलेटेड जो भी पाठ, कविता पढ़ना चाहते हैं, गद्य पढ़ना चाहते हैं, व्याख्या जानना चाहते हैं, या उसके प्रश्नोत्तर या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, या उसी पाठ के या कविता के एमसीक्यूज जानना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं पहले पाठ्यक्रम में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी कविता में क्या है। आपको हर एक पाठ के नाम के साथ उसका डिटेल भी, डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब किसी तरह से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत इजीली आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो बेटा हमें सिर्फ करना यही है जो अब आपने किया है, और भी आप करना होगा। क्या करना होगा? अपने चैनल को, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है मेरे बच्चों। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी मैग्नेट ब्रेन्स पर अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ना केवल हिंदी बल्कि सभी विषयों की शिक्षा क्लास 6 से 12 तक एकदम 100% फ्री दी जा रही है, दी जाएगी, दी जाती रहेगी। आज की बात नहीं है, हमेशा के लिए आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन लेकर आया है, स्कूली शिक्षा। ठीक है, ना केवल एमपी बोर्ड बल्कि सभी स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाएं, संबंधित जानकारी, सभी विषयों की जानकारी आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, करेंगे ना? यस, बिल्कुल। तो आइए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नेताजी का चश्मा तो हमारा हो गया है, इसके अब क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम मिलेंगे इसी चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।